Hello everyone, welcome to EduFund. I am your mentor of mathematics and today we are discussing about complex numbers. So let's start today's session. Geometrical interpretation of product of two complex numbers. So geometrical interpretation of product of two complex numbers क्या होता है? सबसे पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिया है जिसको हमने डिनोट किया है कैपिटल P से, उसका नाम कैपिटल P रखा है एंड विच इज इक्वल टू R1 cis थीटा 1. सो इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सिस. व्हाट डज इट मीन? सिस थीटा 1 इज नथिंग बट कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1. सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का हम वे होता है आर कॉस आर सिस थीटा विच इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा. सिमिलरली हमने सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2, Q से डिनोट किया उसे, which is equals to R2 cis theta 2 be two complex numbers in Cartesian plane. ये हमने यहां से डिनोट कर दिया. ओके, सो यहां पे मैंने R1 जो Z1 था उसको कैसे डिनोट किया था उसको हमने किया था R1 cis थीटा 1. तो R1 जो होगा वो उसकी डिस्टेंस होती है, मैग्नीट्यूड होती है बेसिकली ऑरिजिन से. तो यहाँ पे OP इज इक्वल्स टू R1 हो गया एंड XOP मतलब जो एंगल बनाएगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन वो थीटा 1 होगा. एंड OQ जो है वो R2 है एंड X एंड QOX वो कितना हो जाएगा? वो O2 हो जाएगा. नाउ OA को मैं 1 यूनिट मानता हूं, ठीक है. OA ये जो एक्स एक्सिस पे मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस पे मैंने A पॉइंट लगा दिया विच इज A जो पॉइंट होगा 1,0 होगा. मैं AP को ज्वाइन करता हूं A से, P को ज्वाइन करता हूं A से एंड कंस्ट्रक्ट करता हूं मैं सिमिलर ट्राइंगल OQ और R जो किसके सिमिलर होगा? OAP के सिमिलर होगा. सच दैट QOR, ठीक है, QOR ये रहा QOR इज इक्वल्स टू AOP मतलब ये दोनों के दोनों एंगल, ये वाला एंगल और आगे ये वाला एंगल इक्वल होगा, दोनों थीटा 1 होंगे. यहां पे मैंने डिनोट कर दिया. एंड अलॉन्ग विद दैट हमने एक और चीज कंस्ट्रक्ट की है कि OQR इज इक्वल्स टू एंगल OAP मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. सो हम कह सकते हैं कि बाय AA सिमिलैरिटी से जब दोनों एंगल्स इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल भी अपने आप इक्वल हो गया. तो AA सिमिलैरिटी से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब सिमिलर ट्राइंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्राइंगल्स कभी सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है. तो यहां पे मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहा हूं OA बाय OQ इज इक्वल टू OP बाय OR. नाउ OA तो हमारे पास पता है कि 1 है वो, क्योंकि 1 यूनिट दूरी पे मैंने A पॉइंट लिया था एंड OP बाय OR के इक्वल हो गया. तो यहां से मैं देख सकता हूं OR जो है वो किसके इक्वल आ गया? OP इंटू OQ के इक्वल आ गया. आगे देखिए तो OR इज इक्वल टू OP जो था वो R1 था और OQ जो था वो R2 था. ऑल्सो एंगल XOR इज इक्वल टू एंगल XOQ प्लस एंगल QOR. ठीक है, सारा डायग्राम से देख सकते हैं हम ये चीजें. तो एंगल XOR इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2. दस R रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर R1 R2 सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 विच इज R1 इंटू R2. ठीक है, तो R एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्रोडक्ट है Z1 और Z2 का. तो कैसे था वो? ये देखो, ये R जो है वो Z1 और Z2 का प्रोडक्ट है. तो हमने यहां से कंफर्म कर दिया ये वाला. नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो हमने अगेन पिछली बार की तरह ही हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए यहाँ पे. PZ1 इज इक्वल टू R1 सिस थीटा 1 एंड QZ2 इज इक्वल टू R2 सिस थीटा 2. दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए. आगे देखते हैं. सो OP जो है वो R1 है, OP जो है वो R1 है यहां से लेके यहां तक, एंड XOP जो है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा 1 है. सिमिलरली OQ जो है वो R2 है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल बना है QOX वो है थीटा 2.
सो लेट ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, जैसे पिछले केस में लिया था हमने, तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे मैंने ए ले लिया, उसका नाम हो गया ए, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके 1,0 हो गया। ड्रॉ अ लाइन ओ आर परपेंडिकुलर ओ आर इन द फिगर, सॉरी ड्रॉ अ लाइन ओ आर इन द फिगर। सो ओ आर हमें फिगर में ड्रॉ करना है, ये मैंने ओ आर ड्रॉ कर दिया। सच दैट, अब क्या कंडीशन पे हमने ओ आर ड्रॉ किया है, पी ओ आर, पी ओ आर, ये वाला जो एंगल है पी ओ आर वो θ2 होगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, एंड θ2 होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी θ2 था, एंड ओ ए क्यू, ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर पी, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने दोनों इक्वेट कर दिए, इक्वल कर दिए। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ओ ए क्यू और ट्राइंगल ओ आर पी। सो देयरफॉर हम यहां से देख सकते हैं अगर सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में होगा। सो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर इज इक्वल्स टू ओ ए। ओ पी बाई ओ क्यू किसके इक्वल है, वो आर वन बाई आर टू के इक्वल है, एंड ओ ए हमें पता है 1 है, दैट मीन्स ओ आर किसके इक्वल आ गया, ओ आर आ गया आर वन बाई आर टू के इक्वल। नेक्स्ट थिंग, हम ये डायग्राम से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एंगल एक्स ओ आर जो होगा वो एंगल एक्स ओ पी माइनस एंगल पी ओ आर के इक्वल होगा, एंड एक्स ओ पी जो था वो θ1 था, एंड एक्स पी ओ आर जो था वो θ2 था। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एंगल एक्स ओ आर जो बन गया वो θ1 माइनस θ2 बन गया। दस आर रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर r1 बाई r2 सिस θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो इसलिए जो ओ आर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इतने एंगल पे रोटेट हो रखा है, दैट मीन्स सिस ऑफ θ1 माइनस θ2, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है r1 बाई r2। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, z1 बाय z2 के इक्वल। नाउ हम कुछ मिसलेनियस रिजल्ट्स करने वाले हैं। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर is equals to modulus z1 square plus modulus of z2 square plus 2 real part of z1 z2 conjugate, which is equals to modulus of z1 square plus modulus of z2 square is equal modulus of z2 square plus 2 modulus z1 into modulus z2 cos θ1 minus θ2। सेकेंड रिजल्ट है modulus of z1 minus z2 whole square is equals to modulus z1 square plus modulus z2 square minus 2 real part of z1 z2 conjugate, which is equals to modulus of z1 square plus modulus of z2 square minus 2 z1 z2 modulus of z1 into modulus of z2 cos θ1 minus θ2, where θ1 जो है वो एक एम्पलीट्यूड है z1 का, कितने एंगल पे है वो, एंड θ2 z2 का है। सो इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, क्योंकि हमें पता है कि मॉड z किसके इक्वल होता था, वो होता था z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। मॉड z का स्क्वायर जो होता था वो होता z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था वो होता था मॉड z। तो जैसे मैं मॉड z का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड z का स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता था, जब z और z कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते थे। तो वहीं से हमने ये रिजल्ट बनाया है, आगे देखते हैं। तो z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। नाउ दिस z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर। सिमिलरली z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर, प्लस 2 प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट बच गया था और z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट बच गया था। सो z1 कॉन्जुगेट z मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। अब ये कैसे, क्योंकि हमें पता है
कि z को जब मैं z के कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास 2 रियल पार्ट ऑफ z आता है। एंड ध्यान दें, अगर मेरे पास ये z1 है तो z1 का कॉन्जुगेट यहाँ पे ये रहा। इनफैक्ट मैं ऐसे देख सकता हूँ कि z1 z2 कॉन्जुगेट का मैं होल कॉन्जुगेट लूं तो क्या बनता है मेरे पास बनेगा z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट। तो हमें पता है ये तो z1 कॉन्जुगेट रहेगा और z2 कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, वो जस्ट z2 के इक्वल हो जाता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास यही है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन उसके कॉन्जुगेट के साथ वो क्या आ जाता है, 2 टाइम्स 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। तो यहां से हमने ये लिख दिया। नाउ आगे देखते हैं अब हम। सो हमने z1 कंसिडर कर लिया, z1 इज इक्वल टू r1 से θ1 एंड z2 इज इक्वल टू r2 से θ2। सो z1 इज इक्वल टू r1 से θ1 एंड z2 कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, r2 से माइनस θ2। सो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, हमने ये देखा था कि z1 कॉन्जुगेट सॉरी मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2 cos θ1 माइनस θ2। अब ये कैसे आया, देखिए ये इस तरह से आया कि जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं z1 और z2 का, सबसे पहले लेट्स से z1 जो है वो है r1 सिस θ1 एंड z2 जो है लेट्स से वो है r2 सिस θ2। तो अभी जस्ट हमने डेरिवेशन की थी इसकी, जब भी प्रोडक्ट करते हैं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो किस तरह से आता है, r1 r2 सिस θ1 प्लस θ2। अब यहाँ पे r1 r2 कितना है, ठीक है, यहाँ पे इस इन रिलेशन से इससे देख सकते हैं हम z1 और z2 कॉन्जुगेट कितना है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग r1 r2 आ जाएगा। एंड जस्ट मुझे रियल पार्ट चाहिए तो सिर्फ आ जाएगा cos का θ1 माइनस θ2। तो यहीं से ये रिलेशन आया है। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे z1 z2 कॉन्जुगेट आ गया r1 r2 cos θ1 माइनस θ2, रियल पार्ट। इनफैक्ट यहाँ पे रियल पार्ट आना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। सो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। सो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ r1 r2 cos मॉडुलस ऑफ r1 मॉडुलस ऑफ r2 cos θ1 माइनस θ2 where r1 and r2 are mod z1 and z2। So now the above result in one, ठीक है, हमने इससे पहले एक ये वाला जो रिजल्ट था, यहाँ पे हम रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट करने के बाद क्या आ गया मेरे पास, प्लस 2 z1 मॉडुलस ऑफ z2 cos θ1 minus θ2। Thus first and second gives modulus of z1 plus z2 whole square is equals to mod z1 square plus mod z2 square plus 2 real part of z1 z2 conjugate। So mod z1 plus z2 whole square is equals to modulus of z1 square plus modulus of z2 square plus 2 modulus of z1 z2 cos θ1 minus θ2। So hence this we have proved। Similarly हम दूसरे के लिए भी प्रूव कर सकते थे। So summary at last, हम जो भी different रिजल्ट्स हैं उनको एक बारी क्लब करके हम पढ़ लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से आयोटा जो होता है अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट थिंग इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट, वो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट थिंग इज z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z होता है। फोर्थ रिजल्ट इज z माइनस जेड कॉन्जुगेट 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। फिफ्थ रिजल्ट इज z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो तभी रियल होगा अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। तो इमेजिनरी पार्ट 0 होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। नेक्स्ट थिंग इज z इज प्योरली इमेजिनरी इफ z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर z मैंने x प्लस आयोटा y ले लिया तो इसका z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, और ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगी, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, तो x 0 है। तो अगर x 0 है तो रियल पार्ट 0 है, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ही उसका बचेगा, तो इसलिए वो प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन होती है। सेवंथ रिजल्ट इज इफ z इज इक्वल टू f ऑफ z1 देन z कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, f ऑफ z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये हमने अभी जस्ट देखा था कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट रिजल्ट इज मॉडुलस ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस माइनस z2 less than equals to mod z1 plus mod z2। next thing is if z is equals to x plus iota y then under root of x plus iota y, मतलब किसी का भी स्क्वायर रूट निकाले अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसको लिख सकते हैं प्लस माइनस
अंडर रूट मॉड z प्लस a बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट मॉड z माइनस a बाई 2। ये हमने पिछले सेशन में हमने इसको देखा था, कैसे हमने प्रूव किया था इस चीज को। नेक्स्ट थिंग इज मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड z2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो सिमिलरली यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 मॉड z1 मॉड z2 cos θ1 माइनस θ2, वे θ1 जो है एम्पलीट्यूड ऑफ z1 है और θ2 जो है एम्पलीट्यूड ऑफ z2 है। ये भी हमने अभी जस्ट प्रूव किया था। cos θ प्लस आयोटा sin θ को बार बार लिखने से अच्छा है कि हम इसे सिस थीटा लिख दें, सेम मतलब होता है। सो x प्लस आयोटा y आ जाएगा r सिस थीटा, वेयर और इसको हम लिख सकते हैं r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है, मतलब जब भी किसी कोऑर्डिनेट को r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पोलर फॉर्म बन जाता है। अगर x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो वो कार्टेशियन प्लेन में रहता है। सो e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा वो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल होता है, दैट मींस सिस थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हम आयलर थ्योरम से इसको प्रूव करते हैं। एंड सिमिलरली e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा वो सिस माइनस थीटा के इक्वल होता है। एंड सिस माइनस थीटा यहाँ पे सिस 1 बाई सिस थीटा जो होता है वो सिस ऑफ माइनस थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट है सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, वो सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, क्योंकि इनफैक्ट सिस थीटा क्या है, e रेज़ टू पावर, ठीक है, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है e रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा है। क्यों, क्योंकि हमने आयलर थ्योरम से पढ़ा था कि e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो सिस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, सिस अल्फा हो जाएगा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के इक्वल। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, e रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा, तो e रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा लिखूंगा। एंड सिमिलरली सिस बीटा को क्या लिखूंगा, e रेज़ टू पावर आयोटा बीटा लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं सिस अल्फा और सिस बीटा करना चाहता हूं, तो इट इज सेम एज कि e रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा बीटा कर लूं। तो e रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा e रेज़ टू पावर आयोटा बीटा कैसे हो जाएगा, e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा का एडिशन और आयोटा कॉमन, तो e रेज़ टू पावर आयोटा e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा टाइम्स आयोटा आ गया और e रेज़ टू पावर, और इनफैक्ट e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा आयोटा को कैसे लिख सकता हूं मैं, अगेन आयलर थ्योरम से कैसे रिजल्ट, आयलर थ्योरम का रिजल्ट होता है जैसे हमने इसको लिखा है वैसे इसको लिख सकते हैं, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू सिस अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से। तो यही वो रिजल्ट है। नेक्स्ट थिंग इज सिस ऑफ अल्फा ओवर सिस ऑफ बीटा, सिस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सेम हम इसको प्रूव कर सकते हैं आयलर थ्योरम से। e रेज़ टू पावर ये है e रेज़ टू पावर अल्फा, आयोटा अल्फा ये है e रेज़ टू पावर आयोटा बीटा, और e रेज़ टू पावर आयोटा बीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z कॉन्जुगेट वो 0 होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 होता है, ठीक है, ये लॉग जैसी प्रॉपर्टीज होती है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड ऑफ z1 ओवर z2 एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे AC कैप इज इक्वल टू AB कैप e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, तो इसको लिख सकते हैं हम AC वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड और सिमिलरली AB वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। एंड यहाँ पे हमने जिस अकॉर्डिंग ABC को माना था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे AC वेक्टर कितना आ जाएगा, Z3 माइनस Z1। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, हमने इससे जस्ट पहले सेशन में या इससे जस्ट पहले वाले सेशन में हमने कर रखा है। तो Z3 माइनस Z1 ओवर Z उसका मैग्नीट्यूड is equals to Z2 over Z2 minus Z1 over उसका magnitude e raised to power iota theta. So I hope this session was productive for all of you. Thank you so much.